वेलकम टू मिड डे में एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम NIT त्रिची। आज हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था उसको पहले पढ़ा दिया गया। जनरली NCERT में ये चैप्टर पहले आता है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। मगर अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छा से पढ़ लो तो चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आ जाता है, इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पहले पढ़ा दिया गया। आज इसका पार्ट 1 देखेंगे। बाकी चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो नोट्स में कराया गया वो सब मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर लीजिए। तो आज पहला पार्ट स्टार्ट करते हो। सबसे पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है? तो वो नियम कानून जो केमिकल रिएक्शन को गवर्न करता है, डिसाइड करता है केमिकल रिएक्शन को, मतलब उस लॉ के तहत होता है, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। मतलब जब कभी भी एलिमेंट कंबाइन करेगा, रिएक्टेंट कंबाइन करेगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ लॉस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा, कुछ लॉस के अकॉर्डिंग होगा। उस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, और ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन लेवोजियर जी के द्वारा दिया गया था। ये साइंटिस्ट है, इनका फोटो ये रहा, और ये 2 लॉ दिए थे। तो हम लोग एक एक करके दोनों लॉ देखेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। सिंपली इस लॉ का कहना था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पूरा यूनिवर्स में मास कांस्टेंट है। इस लॉ का ऐसा कहना था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान दिस लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मगर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे देखिए इस फिगर के माध्यम से 2 रिएक्टेंट है, एक टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट आपका इसमें है। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया जाता है। पहले भी 67.25 ग्राम था वजन, और जैसे इसको डुबो दिया जाता है टेस्ट ट्यूब को इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो रिएक्ट होता है दोनों। उसके बाद भी वजन 67.25 ग्राम है। ये नहीं कि बढ़ गया वजन या घट गया, टोटल वजन कांस्टेंट रहा, टोटल मास रिमेन कांस्टेंट रहा। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना ही टोटल प्रोडक्ट का मास होता है। ये हो गया पहला लॉ। जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इफ 4 gram of sodium carbonate reacts with 10 gram of hydrochloric acid, it results in the formation of 2.5 gram of carbon dioxide and 11.5 gram of sodium chloride solution, so that these results are in accordance with the law of conservation of mass। मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है सोडियम कार्बोनेट को ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट में, मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। फॉर्मूला हो गया सोडियम कार्बोनेट का। 4 ग्राम है रिएक्टेंट में, और क्या है रिएक्टेंट में देखते हैं क्या क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कितना है 10 ग्राम। रिएक्ट हुआ, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 2.5 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड 11.5 ग्राम है। तो हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो यहाँ पे टोटल वजन कितना हुआ, टोटल मास रिएक्टेंट का कितना हुआ 4 ग्राम प्लस 14 ग्राम, 10 ग्राम है इक्वल्स टू 14 ग्राम हुआ। और यहाँ पे टोटल कितना हुआ, यहाँ पे भी टोटल 2.5 ग्राम प्लस 11.5 ग्राम इक्वल्स टू 14 ग्राम। तो देख रहे हैं 14 ग्राम जितना रिएक्टेंट का वजन है उतना ही प्रोडक्ट का वजन है। तो यहाँ पे फॉलो हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग देखेंगे दूसरा लॉ। तो दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ए केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड the elements are always present in a definite proportion by mass। मतलब कि एलिमेंट का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लीजिए, उसमें जो एलिमेंट होता है
उसका रेशियो डेफिनेट होता है बाई मास। जैसे वाटर ले लीजिए, मान लीजिए H2O है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन एटम है, टोटल 2 ग्राम हुआ, एक हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम लेके चलिए, आप 1 मोल लिए एटम। अच्छा, मोल आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो मान लीजिए टोटल, अब मान लीजिए कि 1 मोल एक क्वांटिटी, 1 मोल हाइड्रोजन में 2 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है 1 मोल वाटर में, और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो रेशियो बाय मास क्या हुआ, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो हुआ 2:16, जो कट के आ जाएगा 1:8। मतलब वाटर में 1:8 रेशियो में मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आप दुनिया से कोई भी वाटर उठा लीजिए, कोई भी वाटर का सैंपल उठा लीजिए, आप 1 kg उठा लीजिए, या कोई भी मतलब 5 kg वजन वाटर का उठा लीजिए, उसमें जो हाइड्रोजन का जितना वजन होगा और ऑक्सीजन का जितना वजन होगा वो 1:8 में होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप 9 kg वाटर उठाते हैं तो इसमें 1 kg हाइड्रोजन रहेगा और 8 kg ऑक्सीजन रहेगा, और 1:8 का रेशियो में रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि कांस्टेंट रहता है रेशियो, जो रेशियो है वो फिक्स्ड है। अगर 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आप कितना भी वाटर उठा लीजिए, कहीं से भी वाटर उठा लीजिए, प्योर वाटर, उसमें हाइड्रोजन बाई मास 1 और ऑक्सीजन बाई मास का रेशियो 1:8 ही आएगा। वहीं दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शंस और रेशियोज बाई मास। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे हम लोग को ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड जो है was prepared by 2 different method, 2 अलग अलग मेथड से प्रिपेयर किया। इन वन केस 1.75 ग्राम ऑफ मेटल गेव 2.919 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, इन सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल गिव 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, मीन्स कॉपर जो है, कॉपर हम लोग उसका कॉपर ऑक्साइड बनाए और 2 अलग अलग मेथड से हम लोग उसको बनाए। ठीक है, तो पहला केस में मास ऑफ कॉपर था, केस 1 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। केस 1 मास ऑफ कॉपर था 1.75 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो दिया हुआ है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो दिया हुआ है वो 2.19 ग्राम दिया हुआ है। तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आएगा, टोटल जो प्रोडक्ट का मास है उसमें कॉपर का मास माइनस कर दीजिए, क्योंकि कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत अगर हमको ऑक्सीजन का मास निकालना है तो उससे कॉपर का मास माइनस कर दीजिए प्रोडक्ट से, तो ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 0.44 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो लीजिएगा तो यह आएगा आपका 1.75 इज टू 0.44। तो सिंप्लीफाई कीजिए 1.75, इसको 0.44 से डिवाइड दे दीजिए दोनों जगह, 0.4 सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे छोटा वैल्यू से डिवाइड दे दीजिए, ऐसे आया। इसको आप इधर करेंगे 3.98 इज टू 1 आएगा, जो लगभग बराबर है 4:1। तो वोल नंबर रेशियो 4:1 आया इसका। ठीक है, वहीं आप केस 2 लीजिए। अब दूसरा तरीका से कॉपर ऑक्साइड बनाया गया, केस 2। ठीक है, मास ऑफ कॉपर, यहाँ पे मास ऑफ कॉपर जो था ये 1.14 ग्राम था, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो था यहाँ पे वो 1.43 ग्राम था। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन 1.43 माइनस 1.14, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत ऐसा करके हमको मास ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा।
जो कि 0.29 ग्राम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन निकालिएगा तो ये आएगा 1.14 इज टू 0.29। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटा वैल्यू से डिवाइड दे दीजिए 0.29 इज टू 1, जो कि बराबर आएगा आपका 3.93 इज टू 1 और नियरेस्ट होल नंबर रेशियो क्या 4:1। तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि 4:1 में कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। कोई भी सैंपल ले लीजिए बाय मास। ठीक है, अगला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन देते हैं। डाल्टन साहब ने सबसे पहला थ्योरी दिया था और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितना भी मैटर आपको दिख रहा है आसपास, कोई भी मैटर ले लीजिए, सॉलिड लिक्विड गैस में कोई भी एग्जांपल, कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो स्मॉल पार्टिकल का बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। आज का पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग पोस्टुलेट्स सब देखेंगे, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।